जावेद, ये बताइएगा कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज बनाई क्यों जाती हैं और क्या इनमें कवायद की खिलाफ वर्जी की गई है जिसकी वजह से ये गैर कानूनी करार दी गई हैं? जी फरजाना, जैसा कि आज की जो स्टोरी है वो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से मुतालिक है और इनका जो क़याम है वो आम तौर पर जिस तरह के सरकारी जो मुलाजमीन हैं, सरकारी महकमे हैं, उनके मुलाजमीन की रिहायशी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए ये सोसाइटीज़ कायम की जाती हैं। और इसका जो एक्ट है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ एक्ट 1925, उसके तहत जो है वो ये सोसाइटीज़ जो है उनका क़याम अमल में लाया जाता है। तो आपको बताएं कि पिछले दिनों में जो एक चीज़ और जो स्टोरी, जो डॉक्यूमेंट्स हमें मौसूल हुए हैं उसमें इस चीज़ का इंकशाफ हुआ है कि इस्लामाबाद के गिरदोनवाह में जैसा कि 18 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनमें से 12 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो गैर कानूनी करार दिए जाने का इंकशाफ सामने आया है। और इस हवाले से जो दस्तावेज़ात हैं उसमें तमाम तर जो तफसीलात हैं वो बताई गई हैं कि इनके जो लेआउट प्लान हैं वो मंजूर शुदा लेआउट प्लान के बगैर जो है वो ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो काम कर रही थी। एक चीज़ काबिल ज़िक्र है कि ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जैसा कि सरकारी महकमों के अंडर ही ये कायम की जाती हैं, वही इनकी निगरानी करते हैं और इनमें जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ की जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो वहाँ की जो एक सोसाइटी कायम होती है वो इसको मैनेजमेंट कमेटी देख रही होती है और ओवरऑल जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसकी निगरानी करती है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर ऑफिस की निगरानी करता है। तो उसके तहत ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम की जाती हैं। अब ये जो 12 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ डिक्लेयर हुई हैं उनमें लेआउट प्लान जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से अब उन्हें गैर कानूनी करार दे दिया गया है। आपको बताएं कि इसमें जो 18 में से 6 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनको उन्होंने लीगल करार दिया है। और जो गैर कानूनी करार दी गई हैं उसमें आपको बताएं कि कैबिनेट डिवीज़न एम्प्लॉयज़ की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, वो भी बगैर मंजूर शुदा लेआउट प्लान के तहत कायम की गई। और पाकिस्तान मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इसमें शामिल है, फेडरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और इस्लामाबाद फार्मिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी इसमें शामिल है। इसी तरह से अकाउंट्स ग्रुप के ऑफिसर्स के लिए कायम की गई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और CBR एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और इसी तरह से सिविलियन एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी इसमें शामिल है और सर्विसेज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी इसमें शामिल है। इसकी जो वजह है वो यही है कि इसका जो लेआउट प्लान था, जो पहले से बताया गया था, मुतय्यन करदा जो तरीक़ाकार था, कवायद व ज़वाबित थे, उसके तहत नहीं तरतीब दिया गया, जिसकी वजह से अब इन हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो प्लॉट्स का लेन देन, ट्रांसफ़र और इसकी जो अलॉटमेंट है वो मुअत्तल कर दी गई है, बंद कर दी गई है, उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और ताहद्दे के इनकी जो लेआउट प्लान है वो अकॉर्डिंगली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और बाय लॉज हैं उसके तहत नहीं बनाया जाता, तब तक इनकी लेन देन के हवाले से जो मामलात हैं उन पर पाबंदी आयद की गई है। दूसरी तरफ जो एक पहलू और भी सामने आया जब हम इस स्टोरी पर काम कर रहे थे, तो बेशतर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में ये तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है कि जो सरकारी मुलाजमीन को अलॉटमेंट होती है या तो उनकी फ़ाइल्स जो हैं वो आगे भेज दी जाती हैं या फिर वो ओपन मार्केट में प्लॉट फ़रोख्त कर दिए जाते हैं और वो ओपन मार्केट में आपको पता है कि भारी भरकम मुनाफे के साथ ये फाइलें और प्लॉट जो हैं वो बेचे जाते हैं। इसमें एक हाउसिंग सोसाइटी जिसका ताल्लुक कौमी असम्बली सेक्रेटरीट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से है, गो कि उसका लेआउट प्लान और उसका NOC जारी हो चुका है, लेकिन वहाँ पर जो एक सोसाइटी और कमेटी कायम की गई थी, उनके 3 ओहदेदारों ने एक 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे 50 करोड़ रुपया जो है उसका निकलवाया अकाउंट से। और उसकी जो वजूहात सामने आई हैं वो ये कि जो फेडरल हाउसिंग एम्प्लॉयज़ हाउसिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी, उनके साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था कि 500 प्लॉट्स जो हैं वो डेवलप करके उनको देंगे, लेकिन उसके बदले में 191 प्लॉट उनको दिए गए। और अभी तकरीबन 500 ऐसे लोग हैं जो कि दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं और उनको अभी तक प्लॉट अलॉट नहीं हुए। अब इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हम आएंगे, इससे पहले तो ये बात भी जानना जरूरी है कि इन हाउसिंग सोसाइटीज में बेशतर के गैर कानूनी होने की वजह जो है वो लेआउट प्लान की मंजूरी ना होना है। तो उसकी क्या वजह है, क्या कवायद हैं जिनको पूरा नहीं किया गया जिसकी वजह से इनका लेआउट प्लान मंजूर नहीं हुआ? जी देखिए, लेआउट प्लान के लिए अमूमी तौर पर जो बाय लॉज हैं वो ये बताते हैं कि
जो सोसाइटी है उसको किस तरीके से तरतीब दिया जाएगा और उसमें जो यूटिलिटी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको किस तरीके से कायम किया जाएगा और जिस तरह के उनमें पार्क्स हैं या दीगर जो सर्विसेज फ्राहम की जानी है उस हवाले से जो चीज़ें शामिल की जाएंगी। लेकिन अमूमी तौर पर यहाँ पर यह देखा जाता है कि जिसे आम तौर पर कराची या सिंध में चाइना कटिंग कहा जाता है, तो उस हवाले से जो ज़मीन है उसको ओपन मार्केट में बेचने के लिए उसकी जो कटिंग है उसमें बेज़ाब्तियाँ की जाती हैं और बेशतर जो चीज़ें उसमें शामिल की जानी होती हैं लेआउट के मुताबिक वो नहीं शामिल की जाती, जिसकी वजह से अगर उसका ऑडिट करवा लिया जाए तो वो फिर ऑडिट में ये चीज़ें सामने आती हैं। तो अमूमी तौर पर ऑडिट तो होते नहीं, अगर ऑडिट करवाया जाए तो इस तरह की इरेगुलरिटीज़ उसमें सामने आती हैं। और आपको बताते चलें कि 2020 में गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में FATF की तरफ से भी एक बार और कंडीशन रखी गई थी कि जो इस्लामाबाद की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनके कानून को सख्त बनाया जाए, क्योंकि जो टेरर फाइनेंसिंग का एक पहलू इसमें जो है वो जिक्र किया गया था FATF की तरफ से कि इन रेगुलरिटीज़ को रेगुलराइज किया जाए और जो ऑडिट हैं इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के उनको सख्त बनाया जाए। इस हवाले से कानून में तरमीम भी की गई 2020 में और वो अमेंडमेंट बिल जो है वो मंजूर किया गया, जिसके बाद अब ये कंडीशन है कि उसकी जो ऑडिट्स हैं वो भी करवाए जाएं। इसलिए जो चीज़ें इरेगुलर हो रही हैं उनका अगर ऑडिट करवाया जाता है तो फिर उसमें वो चीज़ें सामने आती हैं, जिसमें अब ये जो 12 बहुत बड़ी तादाद है, मजमूई तौर पर 18 में से 12 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ का गैर कानूनी करार दिया जाना, तो इसका मतलब ये है कि है ना, तो इतनी सोसाइटीज जावेद बनी है, इन जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं, तो ये क्या सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को ही अलॉट की जाती हैं या किसी और को भी अलॉट कर सकते हैं? जी बिल्कुल जी, इसमें अलॉटमेंट तो बुनियादी तौर पर जो सरकारी मुलाजमीन जिस महकमे के हैं जिनका जिक्र हमने किया है उन्हीं महकमों के मुलाजमीन के लिए उनकी रहायशी सहूलियात को फ्राहम करने के लिए ये उनको अलॉट किए जाते हैं। लेकिन आमतौर पर हमने देखा कि अगर आप किसी सरकारी सेक्रेटरीट या विफाकी सेक्रेटरीट में या सूबाई सेक्रेटरीट में चले जाएं तो वहाँ पर आपको जगह जगह दीवारों पे कुछ पोस्टर्स अवेजा दिखाई देते हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जिनके नाम पर प्लॉट या फाइल्स अलॉट हो चुकी हैं वो अगर बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। तो ये एक पूरा एक नेटवर्क है जो कि कम दामों में ख़रीदने के लिए ऐसे प्लॉट्स जहाँ पर लोग इंतज़ार कर कर के थक चुके हैं या वो मामला लिटिगेशन में चले गए और उनको अभी तक प्लॉट नहीं मिला या उनका घर वहाँ पर तामीर नहीं हो सका, तो वो ऐसी मजबूरियों में आकर लोग अपनी फ़ाइल जो हैं वो कम दामों में बेच देते हैं और फिर ये फ़ाइल जो है वो ओपन मार्केट में चली जाती हैं और फिर जो सरकारी मुलाजिम नहीं है वो ओपन मार्केट से वो फाइल लेके या उस प्लॉट की जो अलॉटमेंट है तब तक उसको प्लॉट को खरीद सकता है। क्योंकि ये तो जैसा कि अभी आपने हमें बताया कि ये सोसाइटीज तो उन एम्प्लॉयज के लिए हैं जो इन महकमों में काम करते हैं, तो फिर वो प्राइवेट जब सेल आउट की जाती हैं तो उस पर कोई चेक एंड बैलेंस, कोई पूछने वाला नहीं होता उस पर? जी बिल्कुल, इसमें जैसा कि डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो रजिस्ट्रार होता है इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ का और उन्हीं के ताबे जो है वो तमाम तर चीज़ें हैं। जैसा कि अभी एक मामले का मैंने जिक्र किया कि कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से जो मसला है वो फिर इंतज़ामिया के पास गया और फिर अदालतें भी इस हवाले से मौजूद हैं जहाँ पर इन चीज़ों को एड्रेस किया जाता है। तो इसकी चेक एंड बैलेंस के लिए कमेटियाँ कायम की जाती हैं और जो इंटरनल मामलात हैं उनको देखने के लिए भी जो अंदर की कमेटियां हैं वो वहाँ के रेजिडेंट्स या जो लॉटीज़ हैं उनको बनाई जाती हैं उन पर मबनी। लेकिन उसके अंदर भी देखने में आया है कि जो नेटवर्क्स हैं उनकी रसाई वहाँ तक होती है, फिर वहाँ पर मिली भगत के साथ ये जो प्लॉट हैं या तो कम नरखों में ख़रीदने के बाद फाइल्स ओपन मार्केट में बेच दी जाती हैं या फिर जो अकाउंट्स हैं उनमें खुर्द बुर्द के मामला भी सामने आते हैं, जिसमें एक जो केस है उसकी हमने आपको दस्तावेज़ात भी दी हैं।